हाय गाइस, दिस इज जसप्रीत। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। तो आज आदित्य हम लोग प्रोडक्ट रिव्यू में आए हैं फिर से MyRuPay के। तो आज हम कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं? आज हम एक NFO डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड का, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 इंडेक्स। तो आदित्य, ये NFO चीज़, पहले तो ये चीज़ के बारे में बताओ, NFO होता क्या है यार ये? हाँ, तो बेसिकली हमारी पुरानी वीडियोस में जसप्रीत आपने अभिजीत से पूछा होगा कि IPO क्या होता है क्या नहीं। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने का एक तरीका होता है, न्यू NFO, जिसको फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। तो बेसिकली आपको मैं कोरिलेट करके समझाता हूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो और हमारे दर्शकों के लिए भी। जैसे IPO में कंपनीज अपनी जो शेयर्स हैं वो लिस्ट करते हैं पब्लिक में, तो और वो लिमिटेड होते हैं। तो NFO में क्या होता है, NFO में जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने यूनिट्स को ऑफर पे देते हैं। अच्छा। तो बेसिकली जैसे म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है, तो इनका बेसिक कंसेप्ट रहता है कि उनको अपनी किसी भी फंड को रिलीज़ करने से पहले थोड़ी मार्केटिंग तो करेंगी। पता क्या चलेगा, मार्केट में आज 8,000 से 8-10,000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे किसी नए म्यूचुअल फंड में? तो उसी की तरीके से थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए, थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए एक NFO लाया जाता है। तो आदित्य, ये जो NFO के बारे में आप बोल रहे हैं, ये भी IPO की तरह डेट बाउंड होता है या फिर इसमें कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, इसमें डेट तो आती है, जैसे IPO में भी डेट आती है, लेकिन इसमें जो खास फ़र्क ये रहता है कि इसमें ऐसे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नेट एसेट वैल्यू में पड़ता नहीं है। IPO में तो एक बार IPO में मतलब प्राइस लिस्ट हो जाए सेकेंडरी मार्केट में, उसके बाद तो आपको शेयर्स आप डायरेक्टली मार्केट से ही खरीद सकते हो। तो चाहे आप मुझसे खरीदो या किसी और के जिनके पास भी शेयर्स होता है, बट NFO में ऐसा नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि NFO में मतलब डेट के बाद भी आप इन्वेस्ट करें तब भी कोई ज़्यादा नुकसान होगा नहीं? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड नहीं है। मतलब 10 लोग आए, 10,000 लोग आए, 10 लाख लोग आए, ये लोग नए यूनिट इशू कर देते हैं। चाहे कितने भी लोग निवेश करने के लिए इनको पैसे दें, तो ये उतने ही, जिनको NAV बोला जाता है, जिसको बोला जाता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, तो वो आपको यूनिट्स वो दे देते हैं। और शेयर्स तो लिमिटेड होते हैं, तो उसमें पूरा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो अगर मान लीजिए किसी स्टॉक के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसके प्राइसेस शूट तो करेंगे सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पे इसकी कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं होती है, ये कंपनी ही कंपनी आपको एसेट देती है और वही आप बेच सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा समझाया आपने। तो आदित्य, फिर अभी UTI का जो आपने बताया क्वालिटी फंड, तो इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसा क्या खास बात है जो आज हम इसको MyRuPay में लेके आए हैं? इसमें बेसिकली अपना ये एक इंडेक्स फंड है, और आपको पता है हमारा MyRuPay इंडेक्स फंड्स को कितना कवर करता है। तो आज हम स्पेसिफिकली मिड कैप की बात करेंगे। आप हमेशा लार्ज कैप की बात करते हैं, जो कि दर्शकों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि टॉप 100 कंपनीज हिंदुस्तान की बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन तो होती हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो बाकी 101वीं कंपनी से लेकर 250वीं कंपनी जो होती हैं वो मिड कैप कंपनीज होती हैं। तो हम जनरली जो थोड़े अग्रेसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो उनको थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर चाहिए होता है, क्योंकि कल को रिटर्न चाहिए तो मिड कैप कंपनी ही तो कल को लार्ज कैप कंपनीज बनेगी। सही बात है। जो लार्ज कैप कंपनी थी वो पहले कभी मिड कैप कंपनीज थी। और अगर हम ईयर ऑन ईयर डेटा भी देखें तो मिड कैप कंपनी ने हमेशा लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अच्छा। क्योंकि लार्ज कैप सेफर है, बट रिस्क फैक्टर उनमें थोड़ा कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। जैसे मिड कैप कंपनी में गोदरेज एक मिड कैप कंपनी है और वो अच्छा रिटर्न्स दे रही है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा रिटर्न दे रही है, तो मिड कैप भी एक सेफर मेरे ख्याल से सौदा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हम कई जगह डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही मिड कैप एक बड़ा एक अच्छा ऑप्शन रहता है फॉर हायर रिटर्न्स। बट हाँ, ये हम ज़रूर बताएंगे कि हायर रिटर्न्स के साथ थोड़ा सा हाई रिस्क आता है। अगर कल को मार्केट क्रैश होता है या रिसेशन कुछ भी होता है, तो लार्ज कैप कंपनीज पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिड कैप कंपनीज में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बेनिफिट भी आते ये है कि जैसे आज रिलायंस का शेयर है, MRF का शेयर है, ये इनके ट्वाइस होने के चांसेस बहुत कम है। मिड कैप कंपनीज फिर ट्वाइस तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो अच्छा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि मिड कैप कंपनी लार्ज कैप बनेगी। अब लार्ज कैप से तो ऊपर कुछ होता नहीं, तो जितना कंपनी बड़ी होती जाएगी उतना ही उनको ग्रो करने में और डबल होने में या रिटर्न देने में थोड़ी मुश्किल आएगी। चलो, फिर UTI के बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर UTI में ऐसा क्या बेनिफिट है? इसमें बेसिकली ये फंड है जो कि मिड कैप में 50 कंपनीज के इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे हमने पहले इंडेक्स फंड करे थे, हमने डिस्कस किया हमारे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कि जो कि हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो आप देखेंगे तो ऑल इन ऑल लॉकडाउन में हमेशा ग्रो ही करी है, जैसे सेंसेक्स भी ग्रो ही करती है। सही बात है। तो निफ्टी ये सिर्फ उसके जो क्वालिटी 50 स्टॉक्स हैं उसको ये ट्रैक करते हैं, और उनकी ग्रोथ के हिसाब से आपकी उन्हीं सेक्टर एलोकेशन कंपनीज में ये निवेश करते हैं। तो जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपना रिटर्न ऊपर आता जाता है। अच्छा, तो मतलब पूरा ये इंडेक्स को ही ट्रेस करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई निफ्टी 50 जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है
कि इसमें 50 टॉप कंपनीज हैं, तो अगर मान लीजिए 50th कंपनी कोई ऐसी है जिसका थोड़ा परफॉर्मेंस नीचे हो गया तो उसको 51 पे आ गई तो उसको रिप्लेस कर देते हैं, या फिर जो मैंने मान लीजिए 51 वाली कंपनी है वो 50th पोजीशन पे आ जाती है तो वो रिप्लेस हो जाती है। एक्चुअली इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई कंपनी किसी इंडेक्स से ऊपर नीचे होती है विद इन एंड अदरवाइज भी, तो उसका एलोकेशन उस हिसाब से कंपनीज जो बेसिकली जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो चेंज करते रहते हैं। अगर वो उस इंडेक्स से बाहर निकल जाती है उस हिसाब से भी, और अगर उनका रैंकिंग बदलती है उससे भी। तो इसका ट्रैकिंग एरर होता है कि जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कितना टाइम लगाती है उसको रेप्लिकेट करने में। ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है कि निफ्टी 150 को ट्रैक करना। तो वो कईयों का ज़्यादा था। हाँ, एनएफओ में ये हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमें इनका ट्रैकिंग एरर का डेटा ही नहीं पता होता, एक्सपेंस रेशियो का डेटा नहीं पता होता, क्योंकि कोई हिस्टोरिकल डेटा तो है नहीं, ये तो पहली बार ही ऑफर कर रहे हैं। एंड इसलिए मुझे पर्सनली एनएफओज इतना मैं प्रेफर नहीं करता एज ए न्यू इन्वेस्टर्स, क्योंकि मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है। और ये जैसे कि एक पैसिव फंड है जिसमें जो फंड मैनेजर भी है उसका भी कोई मेजर रोल होता नहीं, क्योंकि वो इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। और जो तो आदित्य आपने पूरा यूटीआई के इसके बारे में तो पूरा बता दिया। तो आदित्य आपने यूटीआई के फंड का आपने इंट्रोडक्शन तो दे दिया पूरा। अब सबसे मेन चीज़ आती है इनकी होल्डिंग्स के बारे में। तो इनकी होल्डिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताओ ना आदित्य यार। जैसे कि ये पब्लिक डेटा है ये, तो हम होल्डिंग्स की बात करेंगे कि जो कि इंडेक्स है निफ्टी वाला। तो इसमें इनकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जो अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगी वो हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे इनकी सबसे टॉप की होल्डिंग्स है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका वेटेज है 4.49%। फिर है टाटा इलेक्सी, फिर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एंड फिर है आईसीआईसी सिक्योरिटीज लिमिटेड, फिर माइंडट्री लिमिटेड, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वोल्टास, आप वोल्टास जानते होंगे, एम्फासिस लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज एंड एस्ट्रल लिमिटेड। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक बड़ा अच्छा मिक्स है आईटी कंपनीज का, कंज्यूमर गुड्स का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, और ये सारे जाने माने नाम हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब मिड कैप है तो अंधेरे में तीर नहीं चलाया जा रहा। बिल्कुल। हाँ, वो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से तो काफ़ी मतलब जो भी इक्विटी फंड होते हैं उनका रिस्क मीटर काफ़ी हाई होता है। बट अगर हम प्रैक्टिकल पर्पज से देखें तो दीज आर गुड कंपनीज। मतलब लार्ज कंपनीज आर द बेस्ट कंपनीज, एंड ये मिड कैप कंपनीज भी काफ़ी बड़ी होती है। मतलब देश की टॉप मतलब 100 to 250 कंपनीज हैं, टॉप 20-50 में आ गए। तो इसलिए तो इनका जो फंड का एलोकेशन रहेगा सेक्टर्स की तरफ भी, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी बैलेंस्ड और प्रूडेंट है। अच्छा, और इसलिए आप रिटर्न्स की बात। तो आदित्य आप थोड़ा सा इसमें और थोड़ा इलेबोरेट करते हुए थोड़ा बताएंगे कि किस किस सेक्टर में ये लोग अपने फंड्स एलोकेट कर रहे हैं। तो मैं आप सबको बिल्कुल जसप्रीत मैं आपको बताता हूँ कि मोटा मोटा कितना क्या सेक्टर एलोकेशन है। तो जैसे सबसे ज़्यादा है कंज्यूमर गुड्स जो कि 16.7% है। सेकंड नंबर पे आईटी है जो कि 15.6% है। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सारा स्क्रीन पे आ जाएगा तो मैं सिर्फ नाम ले देता हूँ। फार्मास्यूटिकल है, केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर्स है, मेटल्स है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, एंड लास्ट में बहुत छोटा परसेंटेज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का भी है। तो आप देखेंगे सेक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा फंड कुछ ही सेक्टर्सों में डिवाइडेड है। तो जितना फंड डाइवर्सिफाइड होता है उतना ही मार्केट में स्टेबिलिटी होती है किसी फंड की, क्योंकि एक जैसे कोई सेक्टर क्रैश होता है या अच्छा नहीं करता तो कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो उस फंड को उठा लेंगे। सही बात। तो इसलिए काफ़ी बैलेंस फंड है। और तो आदित्य आपने फीचर्स के बारे में बता दिया, आपने इनका एनएफओ क्या होता है वो तक बता दिया। तो अब यूटीआई के इस फंड के आप सबसे पहले प्रोज के बारे में बताइए कि बेनिफिट क्या है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो ये बेसिकली निफ्टी मिड कैप 150 क्वालिटी 50 जो इंडेक्स है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में डील करता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी है फर्स्ट। सेकंड, जिन इन्वेस्टर्स को मिड कैप एक्सपोजर चाहिए अग्रेसिवली, उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि हमने भी पहले शुरुआत लार्ज कैप से ही इन्वेस्ट करना शुरू किया था, फिर सोचा यार थोड़ा और रिटर्न चाहिए, थोड़ा रिस्क फैक्टर बढ़ाते हैं, तो हमने सोचा मिड कैप एक्सपोजर के कौन से फंड्स हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको मिड कैप का एक्सपोजर नया नया चाहिए। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसमें कोई जो फंड मैनेजर का है उसका कोई बायसनेस नहीं है। मतलब उसके पर्सनल थॉट्स या एक्सपर्टीज़ के हिसाब से इसमें कोई भी फंड एलोकेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसका सिंपल काम है कि एक इंडेक्स को फॉलो करना, और फंड मैनेजर का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट नील ही रहेगा कोई। हाँ, तो माई रुपया इसी के लिए जाना चाहता है, तो हम इसके कुछ थोड़े बहुत कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉन तो ये है इसमें कि ये लिमिटेड टू मिड कैप है। तो अगर हम मान लीजिए किसी अच्छे फंड मैनेजर को रिसर्च करके ढूंढते हैं जो कि मल्टीपल कैप्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि कुछ कंपनी लार्ज कैप, कुछ कंपनी मिड कैप्स, कुछ कंपनी स्मॉल कैप में, तो उसमें हो सकता है कि ज़्यादा रिटर्न ओवरऑल आए।
तो अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को मल्टीपल कैप्स में कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए तो वो नहीं इसमें पॉसिबल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडेक्स तक लिमिटेड रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मार्केट में कई बार जो फंड मैनेजर्स, अच्छे फंड मैनेजर्स जिनको रिसर्च करके जो एक फंड बनाते हैं, जो निवेश करते हैं मल्टीपल कैप्स की कंपनीज़ में, वो कई बार जो इंडेक्स फंड जो होते हैं या इंडेक्स की जो वो ग्रोथ होती है उसको कई बार बीट कर देते हैं। और आपने सुना होगा कि कई सारे फंड ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि इंडेक्स से भी काफ़ी ऊपर जाते हैं। तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। अगर तो बेसिकली जो इंडेक्स में हम नोट करेंगे जैसे जैसे ग्रोथ होगी, इसमें उतना ही ग्रोथ मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। तो ठीक है, तो आदित्य आपने इस एनएफओ के बारे में पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब बता दी हमारी जनता को। तो अब आखिर में आप इसको बताइए कि आपके हिसाब से थम्स अप है या थम्स डाउन है? हाँ, तो जसप्रीत, जो हमने सबसे पहली बात की थी कि जो डिफरेंस था एनएफओ और आईपीओ में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। इसमें कितने एक्सपेंस रेशियोज आएंगे, इन्होंने प्रीवियसली कितना ग्रोथ किया है, तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो मैं उस बेसिस पे इसको ना थम्स अप दे सकता हूँ ना थम्स डाउन दे सकता हूँ। लेकिन हाँ, 150 मिड कैप क्वालिटी 50 इंडेक्स है, उसको ज़रूर मैं थम्स अप दूंगा, क्योंकि उसका ईयर ऑन ईयर रिटर्न, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और लार्ज कैप के कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे तो उसने उसको हमेशा आउट परफॉर्म किया है। तो ये थी हमारी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन इस एनएफओ के बारे में। आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, कुछ भी और जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। बाकी हमारा एक छोटा सा स्टार्टअप है माई रुपया, उसको जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हम आपके थैंकफुल होंगे। सो प्लीज़ गो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई रुपया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।